लेट्स स्टार्ट विद प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थव्यवस्थाओं को बदल रहा है, अवसर पैदा कर रहा है, लेकिन साथ ही असमानताओं के जोखिम को बढ़ा रहा है। हाल ही में जारी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 चेतावनी देती है कि एआई प्रगति का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से समावेशी नहीं है। यानी कि एआई जो है वो एआई से प्रगति तो होगी, लेकिन वो समावेशी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सबको इंक्लूड नहीं करता है। और स्मरणीय तथ्य क्या है इसमें? 7 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 जारी की गई। तो प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा। इस रिपोर्ट का केंद्रीय विषय विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इसका रिपोर्ट का थीम क्या है? विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2033 तक एआई का बाजार मूल्य 4.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। 2033 तक एआई का बाजार मूल्य 4.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। हालांकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञता तक पहुंच कुछ अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित है। सिर्फ 100 फर्म, मुख्य रूप से अमेरिका और चीन में वैश्विक कॉर्पोरेट R&D खर्च का 40% हिस्सा रखती हैं। यानी कि जो सिर्फ 100 फर्म हैं जो मुख्य रूप से अमेरिका और चीन में है, वो वैश्विक कॉर्पोरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना 40% हिस्सा अकेले ये 100 फर्म है जो इनके द्वारा किया जाता है। 40% खर्च R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अग्रणी तकनीकी दिग्गज कंपनियों में से प्रत्येक का बाजार मूल्य लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है। यानी कि ये जो कुछ कंपनियां हैं, जैसे एप्पल हो गई, एनवीडिया होगी, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इनका जो इनकी मार्केट कैपिटल है वो है 3 ट्रिलियन डॉलर के इक्वल, जो कि पूरा अफ्रीकी महाद्वीप है उसके सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है। एआई विश्व भर में 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। यानी कि जब एआई आएगी तो 40% जो नौकरियां हैं वो इफेक्ट होंगी, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। उत्पादकता में तो वृद्धि होगी, लेकिन जो नौकरियां हैं वो चली जाएंगी लोगों की, क्योंकि उसका स्थान ले लेगी एआई। लेकिन स्वचालन और नौकरी विस्थापन के बारे में चिंताएं भी बढ़ेंगी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट आतंकवाद से संबंधित वैश्विक रुझानों और उनके पैटर्न का व्यापक सार प्रस्तुत करती है। यानी कि जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट आतंकवाद से संबंधित वैश्विक रुझानों और उनके पैटर्न का व्यापक सार प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार प्रत्येक देश का स्कोर निम्नलिखित 4 कारकों पर निर्भर है। वर्ष में कुल आतंकवादी घटनाओं की संख्या कितनी है? आतंकवादियों द्वारा की गई कुल मृत्यु की संख्या कितनी है? वर्ष में आतंकवादियों द्वारा किए गए कुल घायल कितने हुए हैं? और वर्ष में आतंकवादियों द्वारा बनाए गए कुल बंधक कितने हैं? ये जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जाती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, और ये इस रिपोर्ट का 12वां संस्करण है। यह सूचकांक 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन और विश्लेषण करता है। और इसमें जो लगातार 10वें वर्ष इस्लामिक स्टेट है, विश्व का सबसे घातक आतंकवादी समूह घोषित किया गया है। साहेल क्षेत्र वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र रहा है। जो साहेल क्षेत्र है वो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है, जहां वर्ष 2024 में हुई विश्व में कुल मौतों में से आधी से अधिक संख्या रही है। यानी कि साहेल क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है आतंकवाद से। और नाइजर और पाकिस्तान में आतंकवाद से मौतों में सर्वाधिक वृद्धि क्रमशः 94 और 45% दर्ज की गई है। यानी नाइजर में 94% आतंकवाद के कारण जो डेथ हुई है, और पाकिस्तान में 45% की वृद्धि हुई है। आतंकवाद से प्रभावित सर्वाधिक शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? बुर्किना फासो है, पाकिस्तान है, सीरिया है। बुर्किना फासो फर्स्ट रैंक है इसकी, सबसे ज्यादा प्रभावित है बुर्किना फासो, देन पाकिस्तान, देन सीरिया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 6.411 स्कोर के साथ 14वें स्थान पर है। यानी 2025 में भारत का स्थान कितना है? 14। वर्ष 2024 में भी भारत 14वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उच्च आतंकवाद प्रभावित देशों में शामिल है। देन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2012 में पहली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क तथा एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साथ साझेदारी में प्रस्तुत की जाती है। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा गैलप संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क तथा और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड जो है उसके साथ प्रस्तुत की जाती है। स्मरणीय तथ्य है
20 मार्च 2025 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 जारी की गई। वर्तमान रिपोर्ट में 147 देशों को उनके नागरिकों की प्रसन्नता के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इसमें फिनलैंड जो है वो लगातार 8वें वर्ष विश्व का सबसे प्रसन्न देश है। फिनलैंड यानी फन से याद कर सकते हैं। फन मतलब खुश है वो सबसे ज्यादा, लगातार 8वें वर्ष। और समग्र रैंकिंग में अफगानिस्तान जो है वो अंतिम स्थान पर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में ऐसे संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, तो वो उसमें खुशहाली के उसमें रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर है। और जो फिनलैंड है उसमें फोन होता रहता है, तो वो फर्स्ट स्थान पर है। तो रैंक है फिनलैंड, देन डेनमार्क, देन आइसलैंड। इस बार की रैंकिंग में दान देने के मामले में शीर्ष देश इंडोनेशिया, यानी कि डोनेट करने के मामले में सबसे जो ऊपरी स्तर पर है वो है इंडोनेशिया। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छा संभव जीवन अर्थात जीवन संतुष्टि के मामले में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। यानी जीवन संतुष्टि, यानी कि लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं, उसके मामले में फिनलैंड जो है वो शीर्ष पर है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 की समग्र रैंकिंग में भारत जो है 118वें स्थान पर। देखो फर्स्ट स्थान पर तो हो गया फिनलैंड, यानी फन से याद किया था हमने। अफगानिस्तान में संघर्ष की स्थिति रहती है, तो वो लास्ट है। और जो भारत है, भारत की रैंकिंग है 118। उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ था, यानी कि अब की बार रैंक में सुधार हुआ है, 126वें स्थान से 118। इस वर्ष की सूची में भारत दान देने वालों में से 57वें स्थान पर, समाज सेवा में 10वें स्थान पर और अजनबियों की सहायता में 74वें स्थान पर है। भारत ईमानदारी और भरोसे की भावना को दर्शाने में पड़ोसियों की सहायता में 115वें स्थान पर है। पूरी तरह से अजनबी लोगों की सहायता में 86 स्थान पर है। और संस्थागत भरोसे अर्थात पुलिस द्वारा सहायता के मामले में 93वें स्थान पर है। ये इतनी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मेन याद करना हमें। भारत की रैंक है 118, पहले थी 126, तो सुधार हुआ है। और फिनलैंड जो है वो उसकी है फर्स्ट रैंकिंग, अफगानिस्तान की है लास्ट रैंकिंग। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन। ज्ञातव्य है कि 15 से 16 मार्च 2025 के मध्य विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन का आयोजन मियामी फ्लोरिडा में आयोजित किया गया। मियामी फ्लोरिडा का है, यूएसए में। यहाँ पे विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2024 में इसका आयोजन लंदन यूके में किया गया था। 2024 में यूके में हुआ था, 25 में कहाँ हुआ, यूएसए में फ्लोरिडा में। ज्ञातव्य है कि प्रथम विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन मार्च 2017 में मियामी में आयोजित किया गया था। 17 में भी मियामी में था और 25 में भी मियामी में ही है। म्यांमार में भूकंप। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वह स्थान जहां से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, भूकंप का अधिक उद्गम केंद्र या अवकेंद्र हाइपोसेंटर कहलाता है। यानी कि जहां से भूकंप जो है वो जनरेट होता है, जो उसका फोकस पॉइंट है वो है उसका उद्गम केंद्र या फिर अवकेंद्र। और वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। यानी कि उद्गम केंद्र जो है, उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री पे जो सबसे नजदीक वाला पॉइंट है वो इसका क्या कहलाता है, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री पर होता है। म्यांमार का यह भूकंप सगाइंग फोल्ट पर भ्रंश गति के कारण आया माना गया। यानी कि एक फोल्ट है सगाइंग फोल्ट, उसके वहां पे भ्रंश गति के कारण यहाँ, यानी कि यहाँ पे जो प्लेट्स है उनका संचलन हुआ था, इसके कारण यहाँ पे भूकंप आया है। यूएसजीसी के विश्लेषण के अनुसार यह भूकंप भारत और यूरेशिया प्लेटों के बीच स्ट्राइक स्लिप प्रकार के फोल्टिंग से उत्पन्न हुआ है। यानी यूएसजीसी है, उसके विश्लेषण के अनुसार ये जो भूकंप आया भारत और यूरेशिया जो प्लेट है उसके बीच स्ट्राइक स्लिप प्रकार के फोल्टिंग से उत्पन्न हुआ है। यानी कि एक प्रकार से जो क्षैतिज सरकाव है प्लेटों का वो हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे भूकंप आया है। और स्मरणीय तथ्य क्या है इसमें, 28 मार्च 2025 को दोपहर लगभग 12:30 बजे, यानी कि दोपहर के 12:30 बजे म्यांमार के संगाइंग क्षेत्र में 7.7 की प्रबल तीव्रता का भूकंप आया। यानी कि बहुत ज्यादा तीव्रता थी इसकी, 7.7 की। इतना तेज भूकंप आया था सगाइंग क्षेत्र में। और इसके जो एक एक पे तो भूकंप की दो स्केल होते हैं, एक तो रिक्टर स्केल, एक है मार्केली स्केल। जो रिक्टर स्केल है उस पे तो इसकी परिमाण मापा जाता है, और जो वो मार्केली स्केल है उस पे इसकी तीव्रता मापी जाती है। यूएसजीसी के अनुसार भूकंप का अधिकेंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के निकट स्थित कोऑर्डिनेट्स, ये बकवास है, छोड़ दो इसे। भूकंप के कारण म्यांमार की राजधानी नेपिदा और आसपास के क्षेत्रों में भारी क्षति हुई थी। यानी कि जो म्यांमार की कैपिटल है नेपिदा, यहाँ से इसका ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि म्यांमार की कैपिटल, कई बार जो आरओ है या फिर यूपीपीसीएस है उसमें कैपिटल का मिलान करना भी पूछ लेते हैं, तो हम जो यहाँ पे आएंगे उनकी कैपिटल भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। म्यांमार की राजधानी नेपिदा और आसपास के क्षेत्रों में भारी क्षति हुई थी। इस भूकंप के कारण लगभग 3800 लोगों की मौत हुई, जबकि घायलों की संख्या 10,000 से अधिक आंकी गई है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों लोग लापता किए गए। यानी कि बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप का जो ये था ये अर्थक्वेक। और म्यांमार में आए विनाशी भूकंप के बाद भारत सरकार ने तत्परता से ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया।
और वहाँ पर चिकित्सा और मानवीय सहायता भेजी गई। यानी कि भारत सरकार ने अपनी करुणता का परिचय देते हुए यहाँ पे चलाया था ऑपरेशन ब्रह्मा। और वहाँ पे क्या क्या किया गया ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत? वहाँ पे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत थी या फिर जो मानवीय सहायता की जरूरत थी वो पहुंचाई गई थी ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। और एक है विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। इस रैंकिंग का प्रथम संस्करण वर्ष 2011 में जारी किया गया था। इसमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा और शिक्षण अनुसंधान को शामिल किया जाता है। यानी कि ये विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। पहले हमने पढ़ी थी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अब ये विषय आधारित है। मार्च 2025 में विषय आधारित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई। कला, इसमें मतलब अलग अलग जो विषय हैं, जैसे कला के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जीव विज्ञान, मेडिसिन के क्षेत्र में, प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है वो टॉप पर है। जैसे कला एवं मानविकी क्षेत्र में शीर्ष स्थान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। याद रखेंगे हम इससे। जो कला है, कला करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत पड़ती है, तो हार्वर्ड हार्डवर्क हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इस श्रेणी में भारत का जो कौन सा संस्थान है, दिल्ली विश्वविद्यालय जो है, इसमें कला और मानविकी में 160वें स्थान पर है। यानी कि भारत का ये टॉप है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यूएसए का, ये इंजीनियरिंग में है। और भारत का आईआईटी दिल्ली है। और जीव विज्ञान और मेडिसिन में हार्वर्ड, इसमें भी हार्वर्ड है। और कला और उसमें मानविकी में भी हार्वर्ड था। इंजीनियरिंग में एमआईटी था। जीव विज्ञान और मेडिसिन में कौन सा है, हार्वर्ड है। इस श्रेणी में शीर्ष भारतीय संस्थान जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, 226वां स्थान है इसका। यानी कि एम्स का स्थान है इसमें, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ये इसमें टॉप पर है भारत की तरफ से। प्राकृतिक विज्ञान श्रेणी में शीर्ष स्थान, इसमें भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है। और इस श्रेणी में जो भारतीय संस्थान कौन सा है टॉप पर, भारतीय विज्ञान संस्थान है आईआईएससी बेंगलुरु, 108वां स्थान है प्राकृतिक विज्ञान में। और सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन श्रेणी में शीर्ष स्थान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। और इसमें भी टॉप पर है भारत का आईआईटी दिल्ली। तो इसमें 4 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होगी, प्राकृतिक विज्ञान में भी, सामाजिक विज्ञान में भी, जीव विज्ञान और मेडिसिन में भी, इंजीनियरिंग में एमआईटी था। और कला और मानविकी में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्थान था, ठीक है। विश्व जल रिपोर्ट 2025। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 हिमनदों और हिममंडल की वर्तमान स्थिति का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जो हमें आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक दृष्टिकोण से सामने आ रहे गंभीर खतरों के प्रति सचेत करती है। इस रिपोर्ट का निर्माण विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम द्वारा समन्वित किया गया। इस रिपोर्ट का जो निर्माण है वो किसके द्वारा, विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम द्वारा समन्वित किया गया। हिमनदों और हिममंडल की रक्षा के लिए वैश्विक समुदाय को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। हिमनदों और हिममंडल की रक्षा के लिए वैश्विक जो समुदाय को एकजुट करने की आवश्यकता है। इसी दिशा में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। ये क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है कि हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है, 2025। यह वर्ष हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्यवाही के दशक की शुरुआत भी है। इसमें यूनेस्को को प्रमुख एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। जलवायु परिवर्तन और हिमनदों का संकट। एंडीज जो पर्वत है 1980 से अब तक 30 से 50% तक सिकुड़ चुके हैं। अमेजन नदी के 50% जल का स्रोत। जो एंडीज पर्वत है वो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और जो वहाँ पे अमेजन नदी है उसके 50% जल का स्रोत है ये एंडीज पर्वत है। और 1980 से अब तक इसमें 30 से 50% तक की गिरावट, मतलब इसका जो आकार है वो सिकुड़ गया है। अफ्रीका का एकमात्र उष्णकटिबंधीय हिमनद है माउंट केन्या में रेवेंजोरी किलिमंजारो, वर्ष 2040 तक समाप्त हो सकते हैं। यानी कि 2040 तक जो माउंट किलिमंजारो का हिमनद है उसके समाप्त होने की आशंका है। हिंदू कुश, काराकोरम, हिमालय क्षेत्र को तीसरा ध्रुव कहा जाता है। यानी कि एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, जो तीसरा ध्रुव होगी कहा जाता है हिंदू कुश, काराकोरम और हिमालय क्षेत्र को। और वर्ष 2100 तक 50% हिमनद हानि का अनुमान है। 2100 तक 50% जो है इसका लॉस्ट हो जाएगा। पानी की उपलब्धता और संकट। विश्व स्तर पर कृषि 72% जल का उपयोग करती है, औद्योगिक 15% और घरेलू 13%। मतलब कि जो सबसे ज्यादा वाटर का यूसेज है वो किस में है, कृषि में है, और वो भी 72% जल का उपयोग करती है। और औद्योगिक सेक्टर में 15% का, घरेलू सेक्टर में 13% जल का यूज होता है। वर्ष 2000 से 2021 के बीच जल की वैश्विक मांग में 14% वृद्धि हुई, मुख्यतः शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण।
यानी कि जल की वैश्विक मांग में 14% की वृद्धि हुई है 2000 से 2021 के बीच। वो किस कारण से हुई? शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण हुई थी। 4 अरब लोग वर्ष के किसी न किसी समय गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। यानी कि 4 अरब लोग वर्ष के किसी न किसी समय गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। 2.2 अरब लोगों के पास सुरक्षित पीने के पानी की पहुंच नहीं है। 3.5 अरब को सुरक्षित शौचालय उपलब्ध नहीं है। बहुत ही गंभीर स्थिति है ये। जलवायु आपदाएं और अनुकूलन। ग्लेशियर झील फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 2 सदियों में 12,000 प्लस मौतें हुई हैं। जो ग्लेशियर लेक्स आउटब्रस्ट है उसके कारण जो ये इसकी घटनाएं उसके कारण जो मौतें हुई है वो 12,000 से ज्यादा मौतें हुई है। हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट जोखिम वर्ष 2100 तक 3 गुना बढ़ सकता है। यानी कि 2100 तक और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है इसकी। फिर है बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान। लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2024। विश्व में बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। यानी कि इसमें कमी आई है। वर्ष 2000 से अब तक वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 52% की गिरावट हुई है। यानी कि 2000 से अब तक वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर में 52% की गिरावट हुई है। यह उपलब्धि सरकारों, दानदाताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों, समुदायों और परिवारों द्वारा दशकों के निरंतर निवेश और सहयोग को दर्शाती है। यानी कि गिरावट दर्ज की गई है 52% की 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में। समरणीय तथ्य 24 मार्च 2025 को बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट 2024 जारी की गई थी। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि भी संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी, उसके द्वारा जारी किया जाता है ये भी। और इसके अनुसार वर्ष 2023 में अनुमानित 48 लाख बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु पूरा होने से पहले हो गई। यानी कि 52% कमी इसमें दर्ज हुई है। फिर भी उसके बावजूद भी 48 लाख बच्चों की मृत्यु जो है वो 5 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही हो गई। जिसमें 23 लाख नवजात शिशु हैं। यानी कि बहुत छोटे जो बच्चे हैं 1 महीने तक के नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबीज, उनकी 23 लाख है। 23 लाख संख्या है। वर्ष 2000 से 2023 के बीच वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में लगभग 52% की कमी आई है। और वर्ष 2000 में वैश्विक अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट लगभग 76 प्रति 1000 जीवित जन्म था, जो वर्ष 2023 में घटकर 37 प्रति 1000 है। यानी कि 1000 बच्चों पर 37 की डेथ हो जाती है। ये 2023 में इसका आंकड़ा है और जो 2000 था उसमें 76 था ये। वर्ष 2000 76 से 37। वर्ष 2023 में लगभग 4.8 मिलियन बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु से पहले हो गई। वर्ष 2023 में लगभग 4.8 मिलियन बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष से पहले हो गई थी। 4.8 मिलियन बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु से पहले हो गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में 2.1 मिलियन बड़े बच्चों, किशोरों और युवाओं की मृत्यु हो गई है। वर्ष 2000 से 2023 के बीच 170 मिलियन बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पूर्व मर गए। 170 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो अपने 5th बर्थडे है उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी 2000 से 2023 के बीच। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बाल मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2000 से 2023 के बीच भारत की जो 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर में 70% की गिरावट आई है। ओवरऑल तो 52% की, और जो भारत के मामले में देखें तो वो आई है 70% की गिरावट। वर्ष 2000 और 2023 के बीच भारत की नवजात मृत्यु दर में 61% की गिरावट आई है। नवजात जो मृत्यु दर है उसमें 61% की, और जो ओवरऑल अंडर 5 के मामले में वो 70% की। वर्ष 2000 और 2023 के बीच भारत की मृत जन्म दर में 60.4% की गिरावट आई। यानी स्टिल बर्थ, यानी कि जो बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं या फिर गर्भ में ही मर जाते हैं, उनकी जो जन्म दर है, स्टिल बर्थ रेट है, उसमें 60.4% की गिरावट आई है, जो कि 37% की वैश्विक कमी से अधिक है। यानी कि वैश्विक स्तर पर 37% की गिरावट आई है और भारत में 60.4% की गिरावट आई है। इस प्रकार भारत बाल मृत्यु दर को कम करने के मामले में विश्व में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है। यानी कि भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2024। 10 मार्च 2024 को सिप्री की एक रिपोर्ट आई। सिप्री द्वारा विश्व में, सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व में पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर नवीनतम रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2024 यानी कि ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2024 शीर्षक से जारी की गई। सिप्री के आंकड़े सौदों के वित्तीय मूल्य के बजाय शस्त्र अंतरणों की मात्रा दिखाते हैं। यानी कि कौन सा देश कितने शस्त्र आयात करता है, कितने शस्त्र निर्यात करता है, इनमें मतलब देखेंगे हम कौन टॉप देश है जो वो शस्त्र आयात करते हैं, कौन टॉप ऐसे 5 देश है जो शस्त्र निर्यात करते हैं।
2020 से 24 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक देश हैं। वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले है शस्त्र निर्यात के मामले में अमेरिका। अमेरिका 43% का हिस्सा रखता है शस्त्र निर्यात के मामले में। उसके बाद है फ्रांस, देखो उसके बाद आप रूस मत करना है, रूस से ज़्यादा है फ्रांस का। अमेरिका है, फ्रांस है, देन रशिया है, देन चाइना है और उसके बाद है जर्मनी। अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी। ज्ञातव्य है कि अमेरिका के शस्त्र निर्यात में वर्ष 2015-19 तथा वर्ष 2020-21 के मध्य 21% की वृद्धि हुई है। यानी कि अमेरिका ने वृद्धि दर्ज करी है शस्त्र निर्यात के मामले में। जबकि रूस के शस्त्र निर्यात में 64% की गिरावट आई है। रूस में 64% की गिरावट आई तथा फ्रांस के शस्त्र निर्यात में 11% की वृद्धि हुई है। अमेरिका की उसमें भी वृद्धि हुई है, फ्रांस में भी वृद्धि हुई है और जो रशिया है उसमें 64% की गिरावट आई है। वर्ष 2015-16 की 15-19 की तुलना में वर्ष 2020-24 में प्रमुख शस्त्रों के हस्तांतरण की मात्रा में 0.6% की कमी रही है। यानी कि ओवरऑल अगर देखें तो 0.6% की कमी आई है। 2020 से 24 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र आयातक देश कौन-कौन से हैं? सबसे ज़्यादा तो यूक्रेन आयात करता है, सेकंड नंबर पे भारत। यूक्रेन अभी उसमें युद्ध चल रहा था तो उसकी वजह से वो अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयात कर रहा था उसका शस्त्रों का, तो इसकी वजह से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर भारत है, फिर कतर है, फिर सऊदी अरब है और फिर पाकिस्तान है। यूक्रेन, भारत, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान। वर्ष 2020 से 24 में एशिया और ओशिनिया के देशों का विश्व शस्त्र आयात में 33% की भागीदारी है। यानी कि जो एशिया और ओशिनिया जो है उसमें उनकी 33% की भागीदारी है। यूरोप की 28% की, मिडल ईस्ट की 27% की और अमेरिका की 6.2% की और अफ्रीका की 4.5% की शस्त्र आयात के मामले में भागीदारी है सबसे ज़्यादा ओशिनिया और एशिया की, उसके बाद यूरोप की, देन मिडल ईस्ट की, देन अमेरिका की। वर्ष 2020 से 24 के दौरान यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा शस्त्र आयातक रहा है जिसका विश्व शस्त्र आयात में 8.8% हिस्सा रहा है। 19 से 23 की अवधि में भारत शस्त्र आयातों के शीर्ष शस्त्रों के आयात में शीर्ष स्थान पर था, जबकि वर्ष 2020 से 24 में भारत दूसरे स्थान पर है। 19 से 23 की अवधि में भारत के फर्स्ट था, उसके बाद 2020 से 24 की अवधि में भारत सेकंड स्थान पर है। वर्ष 2020 से 24 की अवधि में भारत तथा शस्त्र